हाँ नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया में हमने अकर्मक और सकर्मक का अध्ययन पिछली वीडियो में कर लिया था। आज हम अगली बात करेंगे क्रिया का जो दूसरा भेद है संरचना और प्रयोग के आधार पर। पिछली वीडियो में जो हमने उदाहरण पढ़े थे उन उदाहरणों में से मित्रों हमारे फर्स्ट ग्रेड जो संस्कृत विभाग का पेपर हुआ है उसमें हूबहू उदाहरण मिले हैं आपको। और एक वीडियो में जो छंद का बनाया था उसमें से 3 प्रश्न जो है हमारे एग्जाम में मिले हैं। अभी जो एग्जाम हाल ही में हुए हैं तो ध्यान देना प्रश्न कहाँ से कब किस प्रकार से बन जाते हैं लेकिन हमें वीडियो को ध्यान से देखना है। आज हम अध्ययन करेंगे क्रिया का और क्रिया को आज हम पढ़ेंगे संरचना और प्रयोग के आधार पर। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर यानी क्रिया की संरचना कैसी है, क्रिया की बनावट कैसी है, क्रिया का प्रयोग किस रूप में हुआ है, यह हमें इस टॉपिक में समझना है। मुख्य रूप से ध्यान देना संरचना और प्रयोग के आधार पर जो हम क्रिया पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, आपको एक बात ध्यान रखना है कि क्रिया का प्रयोग कहाँ हुआ है, इस आधार पर हम पढ़ रहे हैं। क्रिया का प्रयोग किस रूप में हुआ है इस आधार पर हम अध्ययन कर रहे हैं। अब हम अकर्मक और सकर्मक की बात नहीं कर रहे हैं मित्रों। अकर्मक और सकर्मक के आधार पर प्रश्न अलग बनता है और ये वाला प्रश्न अलग है, तो ध्यान देना। ये जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, जो हम पूर्वकालिक क्रिया पढ़ेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ेंगे, संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे, ये अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। लेकिन हम कर्म के आधार पर तो अध्ययन ही नहीं कर रहे, हम अध्ययन कर रहे हैं संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। अगली क्रिया है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरी क्रिया हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। और एक है हमारी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, इन सबको हम आसानी से जानेंगे। नाम धातु क्रिया, हमारे चैनल का नाम भी आसान व्याकरण है और आपको पढ़कर भी आसान लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। नाम धातु क्रिया और एक होती है सामान्य क्रिया। ठीक है, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया, इन क्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो लीजिए एक एक करके हम इनका अध्ययन। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं नाम धातु क्रिया क्या होती है। तो ध्यान देना, नाम धातु क्रिया इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ऐसी क्रिया, ध्यान देना, क्रिया की रचना 2 प्रकार से होती है। क्रिया की रचना 2 प्रकार से होती है, या तो धातु में प्रत्यय लगने से, धातु प्लस प्रत्यय, या तो धातु में प्रत्यय लगने से क्रिया बनती है, या फिर क्रिया बनती है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगने से। और हम चूंकि तीनों का अध्ययन कर चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को हम पढ़ चुके हैं, इसमें प्रत्यय लगने से भी क्रिया बनती है। संज्ञा में प्रत्यय लगने से, सर्वनाम में प्रत्यय लगने से और विशेषण में प्रत्यय लगने से क्रिया बनती है, और या फिर क्रिया बनती है धातु में प्रत्यय लगने से। तो ध्यान देना मित्रों, धातु में प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनती है उस क्रिया को हम कहते हैं सामान्य क्रिया, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनती है उस क्रिया को हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। सामान्य क्रिया जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, उठना, बैठना, रोना, घूमना, दौड़ना, चलना, फिरना, तैरना, ये सब क्रियाएं सामान्य क्रियाएं हैं क्योंकि इनकी रचना धातु में प्रत्यय लगने से हुई है। तो फिर नाम धातु क्रिया को जान लेते हैं कि नाम धातु क्रिया क्या होती है। तो ये तो आपको पता है ही सही कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। ध्यान देना, संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर विशेषण में प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनती है उस क्रिया को हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे देखिए मैंने यहां पर एक संज्ञा लिखी, भाववाचक संज्ञा बात, और बात से जो क्रिया बनी वो बन गई बतियाना। लात से जो क्रिया बनी वो बनी लतियाना, लतियाना। हाथ से जो क्रिया बनी वो बनी हथियाना, संपत्ति हथियाली। पुलिस चोर को लतियाते हुए ले गई, हम बतियाते हुए जा रहे थे। ठीक है ना,
हतियाना, लतियाना, बतियाना। शर्म से क्रिया बनी शर्माना, ठीक है। लज्जा से क्रिया बनी लजाना, लज्जा से क्रिया बनी लजाना, ठीक है। अगला है गर्म शब्द है, इससे बनी गरमाना, गरमाना। ठंडा से ठंडाना, और एक शब्द है अपना, और अपना से बनी अपनाना। अब ध्यान देना, अपनाना, ये जो क्रियाएं बनी है वो क्रिया किससे बनी है? बाद में कौन सी संज्ञा? भाववाचक, ठीक है। लात में संज्ञा कौन सी? जातिवाचक, ठीक है। हाथ से, हाथ में संज्ञा कौन सी? जातिवाचक। शर्म में संज्ञा कौन सी? भाववाचक। लज्जा में कौन सी? भाववाचक। गर्म और ठंडा शब्द क्या है? विशेषण, ठीक है। और ये अपना शब्द क्या है? सर्वनाम। अब देख रहे होंगे आप, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण में ये प्रत्यय लगने से ये क्रियाएं बनी हैं, और ये क्रियाएं क्या हो जाएगी? नाम धातु क्रिया हो जाएगी, ठीक है। नाम धातु क्रिया का एक रूप तो हम पढ़ चुके हैं। अब नाम धातु क्रिया का दूसरा रूप देखिए। ये है नाम धातु क्रिया का पहला रूप, प्रथम रूप। अब देखिए नाम धातु क्रिया का दूसरा रूप। तो नाम धातु क्रिया का दूसरा रूप क्या है मित्रों? ये इसे हम कहते हैं, इस नाम धातु का भेद है, और इसे हम कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, ये अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? जो ध्वनि के अनुकरण से बनती है। अब अनुकरण का मतलब एक के बाद एक होना। जैसे धड़ के बाद धड़ की आवाज हुई तो हमने क्या कहा उसे? धड़ाधड़। धड़ के बाद जो धड़ की आवाज हुई उसे हमने क्या कर दिया? धड़ाधड़। तो ये जो धड़ाधड़ पत्थर गिर रहे, धड़ाधड़, तो धड़ाधड़ जो है शब्द ये अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे कोई बड़बड़ बकबक करता रहता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, ठीक है। या बलबलाना। अब बलबलाता कौन है? ऊंट बलबलाता है, ठीक है ना। बलबलाना। हिन हिनाना, हिन के बाद फिर हिन की आवाज तो वो क्या कहलाएगी? हिन हिनाना। घोड़े की जो आवाज से क्या बोलते हैं हम? हिन हिनाना बोलते हैं। तो धड़ाधड़, धड़ाधड़, बड़बड़ाना, बलबलाना, हिन हिनाना, ठीक है। इसके बाद देखिए खड़खड़ की आवाज, खड़खड़ाना, खड़खड़ाना, लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। तो खड़खड़ाना, लड़खड़ाना, बड़बड़ाना, बकबक, हिनाना, बलबलाना, बड़बड़ाना, ये जो क्रियाएं हैं जो एक के बाद एक ध्वनि से बनती है, अनुकरण से बनती है, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती है? अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। और अनुकरणात्मक क्रिया को भी नाम धातु क्रिया का भेद माना गया है, ठीक है मित्रों। एक एक बात आप क्लियर आराम से हो गई होगी। तो नाम धातु क्रिया का अध्ययन हमने दो प्रकार से किया। पहला प्रकार हो गया संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगने से, दूसरा हो गया अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक है। इसी में हमने सामान्य क्रिया को भी समझ लिया है। अब हम अगला अध्ययन करते हैं संयुक्त क्रिया। देखो नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त शब्द का अर्थ क्या होता है आप ही बताइए? संयुक्त शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। अब क्या जुड़ना? क्रियाएं जुड़ना, बस बहुत आसान है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त मतलब जुड़ना। क्या जुड़ना? क्रियाएं जुड़ना। कितनी क्रियाएं जुड़ना? जुड़ेगी क्या? दो क्रियाएं या फिर दो से अधिक क्रियाएं। ओ, परिभाषा तैयार हो गई हमारी। क्या हुई परिभाषा? दो या दो से अधिक क्रियाएं जुड़कर जब किसी वाक्य में एक साथ प्रयुक्त हो जाए। मित्रों परिभाषा पर ध्यान देना, दोबारा सुनिए। दो या दो से अधिक क्रियाएं जुड़कर किसी वाक्य में एक साथ प्रयुक्त हो जाए उसे क्या कहते हैं हम? संयुक्त क्रिया। जैसे चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। अब ध्यान देना, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं। अब ध्यान देना, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं और बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं। अब रुकना, जाना, ये दो क्रियाएं हो गई। खोना और जाना ये दो क्रियाएं हो गई। तो दो क्रियाएं जुड़कर एक साथ आई ना, तो दो क्रियाएं जुड़कर जब एक साथ प्रयुक्त होती है तो उन क्रियाओं को हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे अगला उदाहरण देखिए आप, कार्यक्रम, कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। शुरू होने जा रहा है। अब देखो कितनी क्रियाएं? होना, जाना और रहना, ठीक है। तो दो या दो से अधिक क्रियाएं जब जुड़कर एक साथ प्रयुक्त हो जाती है तो क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। जैसे
मैं अकेला 10 व्यक्तियों से लड़ सकता हूं। 10 व्यक्तियों से लड़ सकता हूं। लड़ सकता हूं। अब ध्यान देना, लड़ना और सकना दो क्रियाएं हो गई। ठीक है। पुलिस को देखते ही चोर भाग उठे। चोर भाग उठे। अब ध्यान देना, भागना और उठना दो क्रियाएं होगी। हालांकि संयुक्त क्रिया की एक खास बात यह है कि मुख्य क्रिया जो है वो उसके बाद में जो आने वाली क्रिया है वो अपना मूल अर्थ न देकर केवल उस क्रिया का अर्थ जो है वो सटीक बनाती है। ये मुख्य क्रिया के अर्थ ऐसा थोड़ी कि चोर भागे फिर उठे फिर बैठे फिर भागे, ऐसा अर्थ तो नहीं है। अर्थ तो केवल भाग नहीं है, तो ये उठे शब्द तो केवल इसकी सहायता के लिए आया है। और इस प्रकार से जो मुख्य क्रिया के साथ जो क्रियाएं जुड़ती है उन क्रियाओं को हम कहते हैं रंजक क्रियाएं। उन क्रियाओं को हम कहते हैं रंजक क्रियाएं, जो अपना मूल अर्थ खो देती है, अपना मुख्य अर्थ खो देती है, केवल मुख्य क्रिया के साथ जुड़ती है। ठीक है। और मुख्य क्रिया के अर्थ को और प्रबल बनाती है, ऐसी क्रिया को हम रंजक क्रिया कहते हैं। तो मुख्य क्रिया इसमें भागना है, मुख्य क्रिया इसमें लड़ना है। ठीक है। मुख्य क्रिया इसमें होना है। तो इस प्रकार से किसी भी वाक्य में दो या दो से मैं जा सकता हूं, खाना खा चुका हूं, खा चुका हूं तो चुकना, खा चुका हूं तो खाना और चुकना। ठीक है ना। पानी पी लिया है तो पी और लिया है तो पीना और लेना। ठीक है ना। तो पी लिया है, खाना खा चुका हूं, पढ़ सकता है, आ सकता है, जा सकता है, बैठ सकता है। ठीक है ना। दौड़ रहा है। ठीक है ना। दौड़ना और रहना दो क्रियाएं हो गई। इस प्रकार से दो या दो से अधिक क्रियाएं जुड़कर जब किसी वाक्य में एक साथ प्रयुक्त हो जाती है मित्रों, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अगर आपकी बातें समझ में आती है तो आप लाइक करें। जितने ज्यादा लाइक होंगे मैं समझूंगा कि आप मेरी वीडियो को समझ पा रहे हैं। और मित्रों सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करें। हम इतनी मेहनत करें और यदि आप केवल एक सब्सक्राइब के बटन पर या उस पर क्लिक भी ना कर सकें, ये तो गलत बात है। ठीक है। आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, इससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है। हाँ, अध्यापक यदि आपके लिए कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि बदले में उसे कुछ दें। ठीक है। अब देना क्या है? हम द्रोणाचार्य की तरह आपसे अंगूठा तो मांग नहीं रहे, हम मांग तो केवल आपसे ये रहे हैं कि आप लाइक कर दें, आप सब्सक्राइब कर दें। इतना तो हमारा फर्ज भी बनता है, नैतिक दायित्व भी बनता है। ठीक है। आगे देखिए, संयुक्त क्रिया हो गई आपकी। अगली क्रिया का हम अध्ययन करेंगे पूर्वकालिक क्रिया। देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। शब्दों से ही पता चलता है मित्रों, हिंदी में शब्द ही प्रधान है और शब्दों से ही सारी बातें समझ में आती है। पूर्वकालिक क्रिया बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ शब्द को देखिए, पूर्व यानी पहले और काल यानी समय। जो पहले समय में पूरी होने वाली जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब पहले समय में क्रिया कब पूरी होगी? इसका मतलब वाक्य में दो क्रियाएं होगी, और दो क्रियाएं यदि होगी तो एक तो पहले समय में पूरी होगी और एक बाद वाले समय में पूरी होगी। तो पहले वाले समय में पूरी होने वाली जो क्रिया है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया, मैं रोज उठकर घूमने जाता हूं। मैं रोज यानी प्रतिदिन उठकर घूमने जाता हूं। घूमने जाता हूं। अब ध्यान देना, उठकर घूमने जाता हूं तो घूमने कब जाता हूं? पहले उठता हूं उसके बाद घूमने जाता हूं। तो पहले समय में क्रिया कौन सी पूरी हुई? उठकर। और घूमने जाता हूं तो जो पहले समय में पूरी होने वाली क्रियाएं हैं वो क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो ध्यान देना, जिस वाक्य में दो क्रियाएं संपन्न हो और उसमें से पहले संपन्न होने वाली जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। घूमकर आने के बाद, घूमकर आने के बाद नाश्ता करता हूं। नाश्ता करता हूं तो घूमकर आने के बाद, घूमकर आना जो यहाँ पर जो क्रिया है ये क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है। पूजा कर, स्नान कर पूजा करता हूं। स्नान कर पूजा करता हूं तो बताओ पहले क्या करता हूं? पहले स्नान करता हूं, बाद में क्या करता हूं? पूजा करता हूं। फिर पूजा कर विद्यालय जाता हूं, फिर विद्यालय से आकर खाना खाता हूं, खाना खाकर सो जाता हूं। तो ये खाकर, ये आकर, स्नान कर, पूजा कर, जिसके भी पीछे कर लगा हुआ है ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया
कहलाती है। लेकिन ध्यान देना, जरूरी कभी कभार हम क्या करते हैं, इस कर शब्द को देखकर ही पूर्वकालिक मान लेते हैं, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। और सावधान कहाँ रहने की आवश्यकता है, ये जरूरी है। आपको किसी टॉपिक में क्या आता है ये मायने नहीं रखता, उस टॉपिक की और भी सीमाएं देखिए आप, उसकी सीमाएं क्या है। जब तक हम इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा अध्ययन पूरा नहीं माना जाता। हमें पूर्वकालिक क्रिया समझ ली, आपने पढ़ ली, मैंने पढ़ा दिया, आपके समझ में भी आ गई, लेकिन उदाहरण कुछ ऐसा आ गया। कैसा उदाहरण आ गया, देखिए ऐसा उदाहरण आ गया कि वह लेटकर पढ़ता है, वह लेटकर पढ़ता है। अब अगर आपको मैं ये बात नहीं बताता, जो भी बताने जा रहा हूं, तो आप निश्चित रूप से इसको क्या मानते, पूर्वकालिक क्रिया मानते, और ये आपका गलत हो जाता। ये होते हैं प्रश्न, ध्यान देना, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बता रहा हूं मैं आपको। वह लेटकर पढ़ता है। अब यहाँ पर पढ़ना और लेटना दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही, समझने की आवश्यकता है। पहले लेटना नहीं हुआ, अभी लेट रहा है और पढ़ रहा है, दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही, समझने की आवश्यकता है। यहां पर क्या हो रहा है कि वो कैसे पढ़ता है, लेट कर पढ़ता है, ठीक है, वह लेट कर पढ़ता है। तो यहां उसके पढ़ने का तरीका बताया जा रहा है, और जहां पर क्रिया के संपन्न होने का तरीका बताया जाता है उसे तो हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो मित्रों ये तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और जब मैं आपको क्रिया विशेषण पढ़ाऊंगा तो ये बातें आपकी और भी अधिक समझ में आ जाएगी। तो वह बैठकर पढ़ता है, वह लेटकर पढ़ता है, वह हंस हंस कर जो है वह घूम घूम कर खाता है। अब खाने का तरीका क्या हुआ, घूम घूम कर, वह घूम घूम कर खाता है। वह मुस्कुराकर मुझसे बोला, वह मुस्कुराकर बोला, तो बोलने का तरीका कैसा है उसका, मुस्कुराकर बोलना है। तो ध्यान देना, यहाँ मुस्कुराकर बोला, हंसकर कहा, ठीक है, लेटकर खाया, बैठकर पढ़ता है, लेटकर पढ़ता है, ये जो है वो क्रिया विशेषण है। और इसका पता लगता है हमें कैसे, क्रिया कैसे कर रहा है, क्रिया लेटकर कर रहा है, क्रिया बैठकर कर रहा है, क्रिया हंसकर कर रहा है, क्रिया मुस्कुराकर कर रहा है। वह उछलकर मेरे पास आया, उछलता हुआ मेरे पास आया, उछलता हुआ कैसे आया, उछलता हुआ, तो ये उछलता हुआ तो ये क्रिया विशेषण हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये दो वाक्य आप अपने जहन में जरूर रखें, वो लेटकर पढ़ता है या बैठकर पढ़ता है या घूम घूम कर खाता है, इनमें पूर्वकालिक क्रिया न होकर मित्रों क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। ये पूर्वकालिक क्रिया का अध्ययन भी हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। बहुत ही जल्दी समझ में आएगी क्रिया, आपके बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, प्रेरणा, देखो प्रेरणा किसके द्वारा दी जाती है, दूसरों के द्वारा। अब ध्यान देना, क्रिया स्वयं न करके किसी दूसरे के द्वारा करवाई जाए उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। परिभाषा तैयार हो गई, रटने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल समझना है। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके अपनी प्रेरणा से किसी अन्य से करवाता है वो क्रिया क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे मालिक ने नौकर से गाड़ी धुलवाई। अब ध्यान देना, गाड़ी धोने वाला कौन, नौकर, लेकिन धुलवाई किसने, मालिक ने। तो मालिक ने नौकर से गाड़ी धुलवाई, तो मालिक ने न धोकर नौकर से धुलवाई। ऐसे वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ करने के लिए अब इसमें दो प्रकार के कर्ता होते हैं, एक तो प्रेरक कर्ता जो प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है, और जो उससे प्रेरित होकर क्रिया कर रहा है उसे कहते हैं प्रेरित कर्ता। तो दो प्रकार के कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। तो ध्यान देना, ऐसे वाक्य में आपको दो कर्ता मिलेंगे। और ध्यान देना, ये वाला संयोग सभी मिलेगा, मालिक ने नौकर से, अध्यापक ने छात्र से, ठीक है। सास ने बहू से पैर दबवाए, कितना अच्छा उदाहरण है, सास ने बहू से पैर दबवाए। अब ध्यान देना, पैर दबाने वाली कौन, बहू, लेकिन प्रेरणा किसकी, सास की। सास ने बहू से पैर दबवाए। अब ध्यान देना, ने और से का संयोग मिलेगा, पहली पहचान तो ये। दूसरी बात, इनके क्रियाओं में वाया है, वाती है, वाए हैं, ऐसे पीछे शब्द मिलेंगे, धुलवाया, धुलवाई, दौड़वाया, दौड़ाया, दौड़ाया। अब ध्यान देना, क्रिया का जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें देखना, मैंने एक प्रकार का वीडियो और बनाया, एक प्रकार का उदाहरण बताया था कि माँ ने बच्चे को
सुलाया। अब ध्यान देना, तो सोया कौन? बच्चा सोया, ठीक है। तो ये सुलाया जो है, रुलाया, सुलाया, जगाया, उठाया, ये जो रूप है ये तो है फर्स्ट प्रेरणार्थक का रूप। और अगर या न आकर के वाया, वाए और वाई या वाता है, अगर ये शब्द आते हैं तो वो है प्रेरणार्थक क्रिया का सेकंड रूप। तो ध्यान देना, मालिक नौकर से कपड़े धुलवाता है, कपड़े धुलवाए, शर्ट धुलवाई, कमीज धुलवाई। तो धुलवाई, धुलवाया, धुलवाता है, तो वाया, वाई, वाता, वाए, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो प्रेरणार्थ क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया, ठीक है। पापा ने बच्चे को दुड़वाया, ठीक है। अध्यापकों ने छात्रों को दुड़वाया। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। आगे देखिए, पूर्वकालिक हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया हो गई, सामान्य क्रिया हो गई, ठीक है। और देखते हैं इसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है आपको, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये जो तात्कालिक क्रिया है इसे भी समझ लीजिए आप। तात्कालिक क्रिया क्या होती है? तात्कालिक क्रिया तत्काल प्लस एक, शब्द बना है तत्काल प्लस एक, यानी तत्काल एक क्रिया होते ही तुरंत दूसरी क्रिया हो जाए। तो जिस क्रिया के होते ही दूसरी क्रिया हो रही है तो उस क्रिया को हम तात्कालिक क्रिया का, तत्काल मतलब तुरंत। अब इसको उदाहरण से समझिए आप, डॉक्टर के आते ही मरीज मर गया, डॉक्टर के आते ही मरीज मर गया। अब देखिए, आते ही, इसके तुरंत बाद क्रिया कौन सी? मर गया, ठीक है। तो आते ही ये तत्कालिक क्रिया है, ठीक है, समझना। इसके बाद हुई है वो क्रिया, इसके तत्काल हुई है ये क्रिया। तो जिसके तत्काल क्रिया हुई, तत् यानी उसके, तत् यानी उसके, काल यानी समय, उसके बाद वाले समय में ऐसे भी कह सकते हैं, या उसके तुरंत बाद। तो जिसके तुरंत बाद क्रिया हुई है उस क्रिया को तात्कालिक क्रिया कहा जाता है। और ऐसी क्रियाओं के साथ ही निपात जुड़ा होता है, ये ही शब्द जुड़ा होता है, आते ही, ठीक है। लाइट आते ही, लाइट आते ही बच्चे उछल पड़े, लाइट आते ही बच्चे उछल पड़े। उछल पड़े तो सही क्रिया हो जाएगी, लेकिन आते ही अगर यहां रेखांकन हो जाए तो फिर कौन सी क्रिया है? तात्कालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है ना। बंदूक चलते ही, बंदूक चलते ही चोर भाग गए, बंदूक चलते ही चोर भाग, चलते ही। तो जिस क्रियाओं के साथ ही लग जाए वो क्रिया क्या कहलाती है? तात्कालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है मित्रों। ये हो गई हमारी संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया। ये क्रिया का टॉपिक लगभग समाप्त भी हो गया है। यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप जो है कमेंट में लिखकर जरूर डालें और प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उनका समाधान अवश्य करूंगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।